आज हम 11th अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इस अध्याय में समांतर माध्य आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आते हैं समांतर माध्य की विशेषताओं में। समांतर माध्य की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत समांतर माध्य से लिए गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों का योग सदैव शून्य ही होता है। दूसरा है, समांतर माध्य से लिए गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। तीसरा, किसी श्रेणी के प्रत्येक मूल्य में एक स्थिर मूल्य को जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर समांतर माध्य स्थिर मूल्य के बराबर बढ़, घट, गुणा या भाग हो जाता है। तीसरा, इसके बाद अगला पॉइंट है, समांतर माध्य तथा जिन पदों पर समांतर माध्य आधारित है उसकी संख्या को यदि गुणा कर दिया जाता है तो यह सभी पदों के योग के बराबर हो जाता है। पांचवा पॉइंट है, यदि मूल श्रेणी के प्रत्येक मध्य को वास्तविक माध्य से प्रतिस्थापित किया जाए तो इन प्रतिस्थापों का योग श्रेणी के योगों के बराबर होता है। इस तरह से समांतर माध्य की विशेषताओं के बाद अब हम आते हैं समांतर माध्य के गुण की ओर। इसमें पहला पॉइंट है सरलता। समांतर माध्य उपयोग तथा गणना की दृष्टि से सब माध्यों से सरल है। इसे सामान्य व्यक्ति भी समझ सकते हैं। इसकी गणना करना भी अत्यंत ही सरल होता है। दूसरा है निश्चितता। समांतर माध्य एक निश्चित संख्या होती है। इसमें अनुमान का कोई स्थान नहीं होता। तीसरा, सभी मूल्यों पर आधारित। समांतर माध्य समंकमाला के सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है। इस प्रकार यह सभी पदों का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा है बीजगणितीय विवेचन। समांतर माध्य की बीजगणितीय विवेचना की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप इनका उच्चतर सांख्यिकीय विश्लेषण में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। पांचवा है स्थिरता। समांतर माध्य एक स्थिर माध्य है क्योंकि इस पर निदर्शन में होने वाले परिवर्तनों का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। यह गुण अन्य किसी माध्य में नहीं पाया जाता। छठवा है तुलना का आधार। समांतर माध्यों के आधार पर समूह की तुलना करना अत्यंत ही आसान हो जाता है। सातवां है शुद्धता की जांच। चालरियल के अनुसार शुद्धता परीक्षण द्वारा समांतर माध्य की शुद्धता की जांच की जा सकती है। इसके बाद समांतर माध्य के गुण के बाद अब हम आते हैं दोष की ओर। दोष में पहला पॉइंट है सीमांत मूल्यों का प्रभाव। समांतर माध्य का प्रमुख दोष यह है कि सभी मूल्यों पर आधारित होने के कारण इस पर सीमांत मूल्यों का कुछ अधिक प्रभाव है। अतः समांतर माध्य द्वारा समंकमाला का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं होता। दूसरा है सदैव प्रतिनिधित्व मूल्य नहीं है। समांतर माध्य कई बार वह मूल्य हो सकता है जो समंकमाला में नहीं पाया जाता। ये अपनी प्रतिनिधित्व विशेषता को समाप्त कर देता है। चौथा है हास्यप्रद निष्कर्ष। समांतर माध्य द्वारा कई बार बहुत ही हास्यप्रद निष्कर्ष निकालते हैं। चौथा है अनुपयुक्तता। समांतर माध्य दर, प्रतिशत, अनुपात इत्यादि का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। बिंदु रेख के द्वारा भी इसका प्रस्तुतिकरण संभव नहीं है। पांचवा है गलत निष्कर्ष। समांतर माध्य द्वारा कई बार गलत निष्कर्ष निकलते हैं। इसके द्वारा समंकमाला की रचना या बनावट का ठीक से पता नहीं चलता। इस तरह से समांतर माध्य के दोष के बाद अब हम आते हैं माध्यिका की ओर।
माध्यिका का अर्थ एवं परिभाषा। माध्यिका किसी समंकमाला की वह संख्या है जो उस समंकमाला को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांट देती है कि उसके ऊपर तथा नीचे पदों की संख्या बराबर होती है तथा उसके एक ओर सभी तथ्य उससे कम मूल्य के होते हैं तथा दूसरी ओर के सभी तथ्य उससे अधिक मूल्य के होते हैं। अर्थात माध्यिका समंकमाला के मध्य का पद मूल्य होता है। इसके लिए समंकमाला के पद मूल्यों को आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस तरह माध्यिका वह केंद्रीय मूल्य होता है जो समंकमाला के पद मूल्यों को इस प्रकार बांटता है कि इसके एक ओर माध्यिका के से छोटे पद मूल्य होते हैं तथा इसके दूसरी ओर माध्यिका से बड़े पद मूल्य होते हैं। इसी को परिभाषा के अंतर्गत L.R. कानर के अनुसार माध्यिका किसी समंकमाला का वह मूल्य है जो समंकमाला को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सारे मूल्य माध्यिका से अधिक और दूसरे भाग में सारे मूल्य उससे कम होते हैं। इस तरह से माध्यिका समंकमाला के बीच में स्थित पद मूल्य होता है जबकि समंकमाला क्रमानुसार व्यवस्थित होता है। माध्यिका की गणना में सबसे पहले समंकमाला को उनके महत्व के अनुसार आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम में सबसे पहले समंकमाला के छोटे पद मूल्यों को रखा जाता है। इसके बाद उससे बड़े पद मूल्य को रखा जाता है और फिर इसी क्रम में अंत में सबसे बड़े पद मूल्य को रखा जाता है। इसके विपरीत अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़े पद मूल्य को, फिर इनसे छोटे पद मूल्यों को और इसी क्रम के अंत में सबसे छोटे पद मूल्यों को रखा जाता है। इसके बाद माध्यिका पद का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए व्यक्तिगत श्रेणी एवं खंडित श्रेणी में n+1/2 सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जबकि अखंडित श्रेणी में n/2 का सूत्र का प्रयोग करते हुए यहाँ n का अर्थ होता है पदों की कुल संख्या से लिया जाता है। इसके बाद माध्यिका मूल्य का निर्धारण किया जाता है। व्यक्तिगत एवं खंडित श्रेणी में माध्यिका पद के सामने का पद मूल्य होता है, जबकि अखंडित श्रेणी में यह एक माध्यिका वर्ग को बतलाता है। इसके बाद अखंडित श्रेणी में माध्यिका वर्ग से माध्यिका मूल्य निश्चित करने के लिए सूत्रों का प्रयोग करते हुए माध्यिका ज्ञात किया जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं माध्यिका की विशेषताएं। यदि समंकमाला के पद मूल्य अपूर्ण भी दिए हो तो माध्यिका की गणना संभव है। माध्यिका की गणना के लिए पदों को संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, माध्यिका से विचलन प्राप्त करने पर माध्यिकाओं के निरपेक्ष शब्दों का योग कम से कम होता है। चौथा, माध्यिका का बीजगणितीय अध्ययन संभव नहीं है। और पांचवा है, माध्यिका समंकमाला में पद मूल्यों की स्थिति से प्रभावित होता है, न कि मूल्यों के आकार से। इसके बाद आते हैं माध्यिका के गुण। इसमें पहला पॉइंट है सरलता। माध्यिका एक सरल विधि है क्योंकि इसको समझना तथा ज्ञात करना सरल है। कई बार केवल श्रेणी को देखकर यह पता चल जाता है कि माध्यिका कौन सा मूल्य है। दूसरा, सीमांत मूल्यों के प्रभाव से मुक्त। माध्यिका पर सीमांत मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा है निश्चितता। माध्यिका निश्चित होती है तथा सदैव ज्ञात की जा सकती है। यह एक वास्तविक मूल्य होता है। चौथा है वास्तविक मूल्य। माध्यिका
समंकमाला के मूल्यों में से होती है। यह एक वास्तविक मूल्य होता है, इसलिए प्रतिनिधित्व की दृष्टि से यह सबसे अच्छा औसत है। पांचवा है बिंदु रेखीय प्रदर्शन। माध्यिका को बिंदु रेखा द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। छठवा है अपूर्ण तथ्यों में भी असंभव। माध्यिका की गणना के लिए संपूर्ण सामग्री का होना आवश्यक नहीं है, केवल मध्य पद के मूल्य तथा कुल पदों की संख्या द्वारा भी इसे ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद माध्यिका के दोष, जिसमें पहला है प्रतिनिधित्व का अभाव। माध्यिका एक ऐसे समूहों के औसत का प्रतिनिधित्व नहीं करता जिनमें विभिन्न मदों के मूल्यों में काफ़ी अंतर होता है। दूसरा है अवास्तविक। जब माध्यिका दो मूल्यों के बीच कहीं स्थित हो तो यह केवल संभावित मूल्य होता है, वास्तविक मूल्य नहीं। तीसरा है बीजगणितीय विवेचन का अभाव। माध्यिका में बीजगणितीय गुणों का अभाव है, जैसे माध्यिका मूल्य तथा मदों की संख्या को गुणा कर मदों के मूल्यों का जोड़ नहीं हो सकता। इसके बाद माध्यिका का उपयोग। माध्यिका का उपयोग गुणात्मक तथ्यों के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, जैसे बुद्धिमानी, ईमानदारी, स्वास्थ्य स्तर आदि। विवर्तमुखी सारणी में माध्यिका का उपयोग उचित माना जाता है, क्योंकि माध्यिका के लिए सीमांत पदों का महत्व नहीं होता। तीसरा, माध्यिका विषम वितरण के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। प्रोफेसर बाउले ने माध्यिका एवं चतुर्थकों की सहायता से विषमता गुणांक को मापा है।